गुड इवनिंग एवरीवन। विश्वास एकेडमी की समग्र अध्ययन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी है। इसी के चलते हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक ऑनलाइन सीरीज़, जिसको नाम दिया है हमने समग्र अध्ययन। इस सीरीज़ को समग्र अध्ययन नाम देने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको जो भी विषय पढ़ाया जाए, सिविल सर्विस में उस विषय के संबंधित जितने फैक्ट हो, जितने कॉन्सेप्ट हो, आप सभी को सब कुछ बता दिया जाए यहाँ पर, ताकि आपको दोबारा ऑफलाइन क्लास में वो सब्जेक्ट ना पढ़ना पड़े। या स्टूडेंट्स बार बार ऐसा करते हैं कि हर बार सब्जेक्ट को नए तरीके से पढ़ते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इस सीरीज़ को लेकर आए हैं, आपको एक बार एक सब्जेक्ट का समग्र अध्ययन करा दिया जाए। साथ ही इस सीरीज़ में जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे, हर चैप्टर के समाप्त होने के बाद आपको वीडियो के एंड में कुछ MCQs भी मिलेंगे, जिससे आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ। तो समग्र अध्ययन सीरीज़ के तहत मेरा विषय है इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। देखिए, यह विषय भारत में होने वाली कोई सी भी एग्ज़ाम, UPSC, MPPSC, किसी अन्य स्टेट लेवल की जो PCS एग्ज़ाम्स होती है या रेलवे की एग्ज़ाम्स होती है, उन सभी में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। 7 मार्क्स, 8 मार्क्स या कभी कभी 12 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। तो इस विषय में हमें लगभग 8 से 10 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। तो आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय और उसके राज्य। देखिए, आप जब भी ऑफलाइन क्लास में या बुक्स में इस चैप्टर को पढ़ते होंगे, तो आपको बहुत सामान्य सी जानकारी इस चैप्टर के बारे में बता दी जाती है, जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, उसकी सीमाएं किन किन अंतर्राष्ट्रीय, भारत की कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती है, किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है। पर इस वीडियो में मैं आपको इसके अतिरिक्त भी कुछ जानकारियाँ दूंगा, और इन्हीं जानकारियों से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं जो आप लोग गलत करके आते हैं। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो भारत के जितने राज्य हैं, उनका कब गठन हुआ, किस तरह से हुआ, यदि उनके लिए कोई संविधान संशोधन किया गया है तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी मैं आपको भूगोल में ही पढ़ाता चलूँगा, ताकि आपको पॉलिटी में उससे अलग से ना पढ़ना पड़े। इसके अतिरिक्त आज़ादी से पूर्व और उसके बाद भी भारत में कुछ राज्यों के समूह हुआ करते थे, जैसे नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो वो क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त NCR क्या है, NCR का निर्माण कब हुआ, NCR में कौन कौन से राज्य की कौन कौन से जिले शामिल है, नोएडा क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम इस सीरीज़ में, इस वीडियो में करेंगे, जो आपको कहीं पर बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर हम भारत की सीमाओं की बात करें, तो हम, जैसे कि आपको मैप दिख रहा है, मैं आपको मैप के द्वारा भारत के हर राज्य की सीमा किस अन्य राज्य से लगती है, भारत के कितने राज्यों की सीमा कितने देशों से लगती है, किस राज्य की सीमा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत की राज्यों की सीमा में हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों से हमारी लगने वाली सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। तो अब नए परिदृश्य में कौन सा राज्य किस देश की सीमा को कितना छूता है, कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये सब भी हम इस वीडियो में पढ़ते चलेंगे। और मेरा यकीन मानिए कि जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो इस मैप पर आपको आंख बंद करके प्रत्येक राज्य की सीमा याद होगी, और कौन सा राज्य किस देश को छूता है, किस राज्य को छूता है, ये याद होगी, ये मेरी गारंटी। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में हम लोग भारत के जलीय भाग के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, आप जब भी भारत के जलीय भाग के बारे में पढ़ते होंगे तो आप 2 द्वीप समूह का अध्ययन करते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। पर इसके अतिरिक्त भी भारत में कई अन्य द्वीप भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक उदाहरण बताता हूं मैं, एक द्वीप है नर्मदा नदी के मुहाने पे आलिया बेट द्वीप, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सभी द्वीपों को भी मैं मैप पर ही आपको पढ़ाऊंगा और यहीं पर याद भी करवा दूंगा। इसके अतिरिक्त भारत की समुद्री सीमा की बात करें हम, तो हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार की सीमाएं होती है। एक प्रादेशिक सीमा होती है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये सब सीमाएं कहाँ तक होती है, समुद्र सीमा में भारत को कितने नॉटिकल मील तक क्या क्या अधिकार है, ये सब भी हम इस चैप्टर में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जहां से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सीमाओं पे कौन सी फोर्स तैनात होती है। जैसे कि भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन जो है, वहां पर BSF तैनात होती है। भारत नेपाल, भारत चाइना की बॉर्डर पर ITBP तैनात होती है। तो ये सारी रेखाएं, रेड क्लिफ लाइन
उसके अलावा भारत की चाइना के साथ जो लाइन है, LAC है, LOC है, इसके अतिरिक्त जितनी भी ऐसी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कब बनी, उनकी कुछ विशेष बात यदि उनके बारे में कुछ फैक्ट है तो वो भी मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। हो सकता है कि ये चैप्टर मुझे 2 पार्ट में आपको पढ़ाना पड़े, आप दोनों पार्ट देखिए और उसके बाद यकीन मानिए कि आपको भारत के मैप पर भारत का हर राज्य, भारत का हर द्वीप बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं हम लोग भारत का सामान्य परिचय और उसके राज्य। पहले मैं आपको भारत के बारे में कुछ सामान्य सी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश ऑब्वियसली चाइना है। तो आप देख सकते हैं मैप में भी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है भारत। यदि हम भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय की बात करें तो भारत के चारों ओर क्या क्या भौगोलिक अवस्थाएं हैं हम उसका अध्ययन करते हैं। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इसके बाद मैं आपको फिजिकल, हम लोग जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे भारत का प्राकृतिक स्वरूप, उसमें मैं आपको पूरा विजुअलाइज भी कराऊंगा। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत, सुदूर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और उत्तर पूर्व में पाकिस्तान की ओर से सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान की ओर से हिंदुकुश पर्वत अवस्थित है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, भारतीय उपमहाद्वीप, हम सभी जानते हैं कि भारत का जो उत्तर का मैदान है या गंगा यमुना का मैदान है, उसके नीचे का भाग जो है हम उसे इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं, जिसके साथ कभी ना कभी किसी समय ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का कुछ भाग भी जुड़ा हुआ था। तो ये इंडियन प्लेट, और उसके बाद यदि हम उत्तर के मैदान का उत्तरी क्षेत्र और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इन सभी हिस्सों को मिलाकर यदि इकट्ठा करें तो ये एशिया महाद्वीप का लगभग 10% भाग होता है। यानी कि इसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है कि इसे एक स्वयं महाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों को मिला के कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। कुछ किताबें इसमें श्रीलंका और मालदीव्स का नाम इंक्लूड नहीं करती है, फिर भी जो ऑथेंटिक सोर्स है वो यही बताते हैं कि श्रीलंका और मालदीव्स भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। कुछ और सामान्य सी चीज़ें भारत के बारे में जानते हैं। यदि भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। यदि हम एक सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपको भारत जो विश्व की 10 सबसे बड़ी बाय एरिया कंट्रीज हैं उनके नाम भी बता देता हूँ। फर्स्ट रूस, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ USA, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, 7th इंडिया, 8th अर्जेंटीना, 9th कजाकिस्तान और 10th अल्जीरिया। तो ये देश, ये विश्व की 10 सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें भारत का स्थान है 7वां और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। कभी कभी कुछ छोटी एग्जाम्स में ऐसी जानकारियाँ भी पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी सामान्य जानकारी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में बात करते हैं। देखिए, इससे पहले ये समझना जरूरी है, हम लोग रट लेते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से फलाना अक्षांश तक फैला हुआ है, पर क्या आप लोग मैप पर जानते हैं कि ये स्थिति क्या है? यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में किसी देश का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कैसे निर्धारित किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमें पता है सामान्य सी जानकारी एक कि लैटिट्यूड यानी कि हमने ग्लोब पे भी मध्य से एक काल्पनिक रेखा मानी है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की अक्षांश रेखाएं। उसके पैरेलल यदि एक छोटा सा मैं आपको ग्लोब यहाँ पर बना के बताऊं,
तो इसके मध्य से हमने एक काल्पनिक रेखा बांधी है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। इसके पैरेलल उत्तर और दक्षिण में खींची गई जितनी रेखाएं हैं उन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। और ऐसे ही हमने ग्लोब के लगभग मध्य से यहाँ पर ब्रिटेन स्थित है और ब्रिटेन के लंदन से यहाँ से एक काल्पनिक रेखा और मानी है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन। तो इस प्रकार ग्लोब पर आड़ी खींची गई रेखाएं, अगर हम एक सामान्य भाषा में बोले तो उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश, और खड़ी खींची गई रेखाओं को बोलते हैं लॉन्जिट्यूड यानी कि देशांतर। अब किसी भी देश का अक्षांश और देशांतरीय स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है, मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार तय किया गया है। देखिए मैंने आपको अभी बताया, हमने काल्पनिक 0 डिग्री की रेखा यहाँ पर दिख रही है जिसे हम जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से। तो भूमध्य रेखा से उत्तर जितने अक्षांश होते हैं उन्हें बोलते हैं हम नदर्न लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश, और इससे दक्षिण में जितने अक्षांश होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सदर्न लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश। यदि हम भारत की बात करें तो भारत 0 डिग्री से अगर देखें तो भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है कन्याकुमारी, वो यहाँ पर लगभग 8 डिग्री अक्षांश यानी कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुँचता है। और कहाँ तक जाता है, यहाँ से हम शुरू करें तो 8 डिग्री अक्षांश, आगे जाएंगे तो हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है यानी कि 23.5 डिग्री की उत्तरी रेखा, और ऊपर तक जाते हैं हम लोग तो लगभग 37 डिग्री के आसपास हम पहुँचते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार तय किया गया, भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का दक्षिणतम बिंदु है और उत्तरतम बिंदु लगभग 37 डिग्री के आसपास है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हुआ, उसके बारे में अभी और मैं आपको इंडिया का मैप निकाल के उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो सबसे पहले हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 डिग्री की एक लाइन गुजर रही है, इसे हमने 0 डिग्री की देशांतर या 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड माना है। इसे ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि ये दोनों रेखाओं के द्वारा ही ग्लोब पर गोलार्धों का निर्धारण हुआ है। 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा, उसके दक्षिण भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर, और उसके उत्तरी भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी प्रकार 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे हमने पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी भाग में बांटा है। तो 0 डिग्री का जो इस तरफ का हिस्सा है उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। तो अब देखिए आप कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसके इधर जितनी भी रेखाएं होगी हम उसे जानेंगे पूर्वी देशांतर के नाम से, और इस और जितनी रेखाएं होगी उसे हम जानेंगे पश्चिमी देशांतर के नाम से। इसलिए आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आप भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं तो उसमें केवल पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर तक ही आता है, क्योंकि भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब आपको मैं और अच्छे से भारत के मैप पर ये चीज़ बताता हूँ। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, जैसे मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा से 8 डिग्री ऊपर, यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आप लोग से मेरा निवेदन है कि वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स की PDF अवेलेबल कराऊंगा, फिर भी आप अपने साथ नोट्स बनाते चलें। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार देखें हम तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखिए मैंने अभी आपको बताया कि भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है और उस गोलार्ध में जितनी रेखाएं होगी हम उन्हें पूर्वी देशांतर के नाम से जानेंगे। यानी कि जो 68 डिग्री की देशांतर रेखा है वो भारत के पश्चिमतम बिंदु से होकर गुजरती है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो इस चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये था भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, और भारत के पश्चिमतम बिंदु से पूर्वतम बिंदु की जो लंबाई है या जो डिस्टेंस है मैक्सिमम वो है 2933 किलोमीटर।
अब हम भारत के कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी भारत का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु। यदि हम भारत के उत्तरतम बिंदु की बात करें तो भारत का उत्तरतम बिंदु लद्दाख। देखिए पहले ये जम्मू कश्मीर था, पर अब चूंकि सीमाओं में परिवर्तन हो गया है इसलिए अभी है लद्दाख। तो लद्दाख में स्थित इंद्रकौल है, ठीक है, यानी कि जो 37 डिग्री 6 मिनट मैंने आपको बताया था वो भारत का उत्तरतम बिंदु है, जिसे हम जानते हैं इंद्रकौल के नाम से। अब यदि हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत के दक्षिणतम बिंदु को दो तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि भारत या किसी भी देश का कुछ जलीय क्षेत्र भी होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे कि जलीय क्षेत्र की सीमा कहाँ तक निर्धारित हो सकती है। तो भारत के जलीय क्षेत्र में एक बड़ा द्वीप समूह आता है जिसे हम जानते हैं अंडमान निकोबार के नाम से। तो अंडमान निकोबार में जो ये आपको दक्षिणतम द्वीप दिख रहा है, ये भी भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, और भारत की मुख्य भूमि यानी कि भारत का जो लैंड है वहाँ का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है। तो यदि हम भारत के मुख्य भूमि की यानी मेन लैंड के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कन्याकुमारी में, जिसे हम कैप कॉमेरीन के नाम से जानते हैं। बहुत कम किताबों में इसका उल्लेख होता है, याद रखिएगा। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्रकौल और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कैप कॉमेरीन, जो है कन्याकुमारी में। अब यदि भारत के द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो थोड़ा बदल जाता है, और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि ये जो निकोबार है इसका अक्षांशीय विस्तार देखिए हम तो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये द्वीप जो है इसका नाम है, जो सबसे लास्ट में है, निकोबार। निकोबार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। अब इसलिए आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको दो ऑप्शन दे सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। पहला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दूसरा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें सबसे सटीक आंसर 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। तो अब भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणतम द्वीप पर स्थित है, जिसे हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। इसे इंदिरा पॉइंट के अतिरिक्त पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कॉमेरीन कन्याकुमारी में, और यदि भारत के द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि 2004 में आई सुनामी के कारण ये पॉइंट अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब यदि हम भारत के पश्चिमतम और पूर्वतम बिंदु की बात करें तो भारत का पूर्वतम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित किबिथु, जिसे हम वालंगू के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम भारत के पश्चिम तो वो है गुजरात में गौर माता, इसे हम सरक्रिक के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। ये सरक्रिक इस गौर माता के पास एक दलदली क्षेत्र, एक्चुअली ये पूरा कच्छ का जो रन है वो एक दलदली क्षेत्र है, और पाकिस्तान का ये मानना है कि ये एक झील है। अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार यदि किसी दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई झील आती है तो उस झील पर दोनों देशों का अधिकार होता है, पर भारत इस कच्छ के रन को एक दलदली क्षेत्र मानता है, जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को एक झील मानता है। तो उस झील होने के कारण पाकिस्तान यहाँ गौर माता के पास एक जगह स्थित है सरक्रिक, ठीक है, उस पर भी अपना अधिकार बताता है। ये पाकिस्तान की नजरिए से एक झील होने के कारण पाकिस्तान इस पर भी अपना हक बताता है। तो इसलिए ये सरक्रिक क्षेत्र हमेशा से भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित रहता है, और कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि सरक्रिक कहाँ स्थित है, सरक्रिक किन दो देशों के मध्य विवादित है, या भारत का सरक्रिक को लेकर विवाद किससे है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी भारत के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी, भारत का उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी बातें मैं और आपको बताना चाहूँगा इस परिचय में। हम सभी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यदि कर्क रेखा की बात की जाए यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हम सभी जानते हैं 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम
कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सूर्य कभी भी इस रेखा के आगे अपना सीधा प्रकाश या अपनी सीधी किरणें नहीं डालता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और भारत में मानसून हो या भारत की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने में कर्क रेखा का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कर्क रेखा भारत में लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने मार्कर के द्वारा ये लाइन बनाई है, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, पर मैंने लगभग सभी राज्य उसमें बना दिए हैं। तो भारत में देखिए, मैप पर देखते चलिएगा। भारत में सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद यहाँ त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। तो इस प्रकार कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। तो वो क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्य हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बहुत कम किताबों में या हो सकता है किसी किताब में पढ़ने को न मिले कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। यदि भारत की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। इसके अतिरिक्त कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित राजधानी वो है झारखंड की राजधानी रांची। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन्हें आपको याद रखना है। और इन सभी स्टेट के नाम भी आपको देखिए, आप जब भी कोई चीज़ मैप के थ्रू याद करेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। इसलिए आपको याद रखना है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे निकटतम स्थित राजधानी है रांची। एक और महत्वपूर्ण देशांतर रेखा यानी लॉन्जिट्यूड लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे भारत का समय निर्धारित किया गया है। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे भारत की मानक समय रेखा माना गया है। तो ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, मैंने एक रफ लाइन ड्रॉ करी है इसके लिए। एग्जैक्टली ये मैप पर थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री की, और हम सभी जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो भारत का मानक समय जो है, जिसे आप +5:30 GMT के नाम से जानते हैं, ये +5:30 GMT क्या होता है ये मैं आपको विश्व भूगोल में बताऊंगा। इस नाम से जानते हैं ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। और यदि हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें उसकी, तो एक जगह से माना गया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनी से। तो ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये राज्य आंध्र प्रदेश है। तो 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका क्रम अगर हम उत्तर से दक्षिण में देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र। ये कुछ सामान्य सी बातें थी भारत के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी चीज़ें नोट करते चल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं भारत की सीमाओं की। किसी भी देश की 2 तरह की सीमाएं होती हैं, एक स्थलीय सीमा यानी लैंड बॉर्डर, और एक जलीय सीमा यानी कि वाटर बॉर्डर, या जिसको आप नेवल बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा की। देखिए, एक बहुत रोचक तथ्य, एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर वाला देश है। भारत की जो सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी भारत की स्थलीय सीमा। इस पर मैं जलीय सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो पूरा भारत है इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर लगभग। अब भारत जो है वो विश्व का
तीसरा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर वाला यानी स्थलीय सीमा वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश है चीन, लगभग 22,000 किलोमीटर, और दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस, लगभग 20,000 किलोमीटर की उसकी लैंड बॉर्डर है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस ज़्यादा बड़ा है। तो विश्व के 3 सबसे बड़े देश जो लैंड बॉर्डर के अकॉर्डिंग है वो है चाइना, रशिया, और तीसरे नंबर पर है हमारा भारत यानी कि इंडिया। तो भारत की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की सीमा कुल 7 देशों को छूती है, यानी भारत के साथ कुल 7 देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसका यदि हम क्रम देखें तो इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर से चीन, यहाँ पर नेपाल, भूटान, और यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ रखती है। कुल 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत जो है उसकी सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। आप मैप में देख सकते हैं कि भारत, शायद आपको मैप में यहाँ पे ब्लर दिख रहा हो, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। MPPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर पाकिस्तान लगा के आ जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ 3rd नंबर पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जो है 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर। दूसरी सर्वाधिक बॉर्डर जो इंडिया शेयर करता है वो है चीन के साथ, लगभग 3400 किलोमीटर। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 3488 किलोमीटर्स। देखिए, इसको याद करने का आसान सा तरीका है, मैं इसको 3488 किलोमीटर ना पढ़ते हुए मैं इसको 3400 किलोमीटर लिखता हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है आपको आगे पता चलेगा। तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर्स मैप पर आपको दिख रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज़ आप एटलस अपने साथ जरूर खोल कर रखें इस वीडियो को देखते वक्त, और जैसे जैसे मैं आपको जो मैप पर बताते जा रहा हूँ आप वो एटलस पर भी नोट करते जाइए और देखते जाइए। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको पूरा मैप रटा जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो भारत की सर्वाधिक सीमा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। दूसरी सर्वाधिक सीमा है चीन के साथ लगभग 3400 किलोमीटर। तीसरी सर्वाधिक सीमा जो है वो है पाकिस्तान के साथ, जो है लगभग 3300 किलोमीटर्स। आपसे एग्जाम में प्रश्न कभी पूछ लिया जाए कि निम्न देशों में से भारत की सीमा किन किन देशों के साथ छूती है, घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, दूसरे नंबर पर चीन यानी लगभग 3300 किलोमीटर, 3rd नंबर पर चाइना की 3400 किलोमीटर, और 3rd नंबर पर पाकिस्तान 3300 किलोमीटर। यदि हम चौथे नंबर पर बात करें तो नेपाल के साथ हमारी लगभग 1751 किलोमीटर सीमा छूती है, ये चौथे नंबर पर है। तो 4 देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। 5वें नंबर पर हमारी जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है म्यांमार के साथ, लगभग 1643 किलोमीटर्स, 1643 किलोमीटर्स। तो एक बार फिर से हम ये क्रम देखते हैं। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, दूसरे नंबर पर चाइना के साथ लगभग 3400 किलोमीटर, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान लगभग 3300 किलोमीटर, चौथे नंबर पर नेपाल 1751 यानी 1751 किलोमीटर, 5वें नंबर पर म्यांमार यानी कि 1643 किलोमीटर। अब 2 और देश बचे हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। भूटान, तो भूटान के साथ हमारी मात्र 699 किलोमीटर सीमा लगती है, और इसके बाद अफगानिस्तान जिसके साथ हमारी 106 किलोमीटर सीमा लगती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 699 किलोमीटर्स, और यहाँ पर 106 किलोमीटर्स अफगानिस्तान के साथ। तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। अब देखिए, इस बात में भी एक विवाद है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है, देखिए भारत के मैप में परिवर्तन हो चुका है। अब ये जो भाग है ये रहा है केवल जम्मू और कश्मीर, और ये पूरा भाग बन चुका है लद्दाख। तो पहले जो ये वाला भाग था भारत का, जिसको पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 1947 को अवैध रूप से कब्जा लिया था, जिसको हम पहले जानते थे POK के नाम से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से, अब वो हो चुका है POL यानी कि पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख। तो भारत
भारत के मैप में हम इसे अपना ही हिस्सा मानते हैं, पर वास्तविक रूप से फिलहाल ये पाकिस्तान के कब्जे में है। पर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों पर, भारत के मानचित्रों पर इस हिस्से को भारत का ही बताया गया है, तो यदि हम POL यानी पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख को भी शामिल करें तो हमारी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। यदि हम इस हिस्से को शामिल नहीं करेंगे तो हमारी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख को छोड़ दिया जाए तो भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, तो वो है भूटान। यदि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख, अब वो कश्मीर नहीं रहा है तो वो लद्दाख बोलना ही सही रहेगा, पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख जो है उसको मिला लिया भी जाए तो भारत की सर्वाधिक सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये भारत की स्थलीय सीमा की कुछ सामान्य सी जानकारी थी। अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण चीज, और जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, MPPSC द्वारा कई बार उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग वो शुरू करेंगे। यानी भारत की किस राज्य की सीमा किस अन्य देश से लगती है, किस किस देश से भारत के किस किस राज्य की सीमा लगती है, ये सभी हम देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात भारत के मानचित्र में बदल गई है, हालांकि ये मानचित्र जो है ये भारत का पुराना वाला मानचित्र है, पर मैं इसको अभी सुधार दूंगा। तो भारत के मानचित्र में जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद परिवर्तन आया है कि पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य हुआ करता था तब भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, साथ ही उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम मैप पर देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य किस किस देश के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे